हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निशा सैनी, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग राजस्थान कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन ने टॉपिक पढ़ा था अपना जंतुओं का आर्थिक महत्व है। जंतुओं के आर्थिक महत्व में अपन ने मधुमक्खी पालन कंप्लीट कर लिया था, उसके परिवार की पूरी डिटेल्स अपन ने पढ़ ली थी, जिसमें अपन ने मधुमक्खी पालन को अपन ने एपीकल्चर बताया था। इसके अलावा सेरीकल्चर जिसको रेशम पालन कहा था, इसके अलावा पीसीकल्चर जिसको अपन ने क्या कहा था भाई, मछली पालन कहा था। आज का अपना जो पोर्शन है उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, रेशम पालन। रेशम पालन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से पार्ट स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट बात कि वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे आगे के जितने भी वीडियोज़ है, जितने भी अपने और भी क्लासेस के वीडियो है, वो सभी के सभी आपको नोटिफिकेशन उनके मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशम पालन। भाई रेशम पालन को अपन क्या कहते हैं, मैंने बताया था, अपन ने चोरी करके लेके आए थे भाई, कहाँ से, चीन के किसी शहर से अंडे चुरा के लेके आए थे दो साधु, और शहर से क्या बन गया था, सेरीकल्चर। तो रेशम पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखिए, क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। अभी बात करेंगे पूरी डिटेल से कि क्या जरूरत पड़ गई थी भाई चोरी करने की। तो ध्यान रखिए, उसका प्रॉफिट भी बहुत हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो अच्छे काम के लिए की जाती है वो हमेशा अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं रेशम पालन को क्या कहते हैं अपन, सेरीकल्चर कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन बात करते हैं। रेशम जो पालन किया जाता है, रेशम पालन क्यों किया जाता है, तो व्यापारिक दृष्टि से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम पालन उपयोग करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है अपने को इससे, रेशमी धागा प्राप्त होता है। क्या होता है, रेशमी धागा प्राप्त होता है। जो रेशम के धागे प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होता है, रेशम पालन से प्राप्त होता है। अब बात की जाए रेशम पालन की बात की जाए तो यहाँ की सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले इसका अग्रणीय भाग यानी अग्रणीय देश कौन सा था, तो प्रथम स्थान रेशम पालन में किसका है भाई, चीन का है। ध्यान रखिए, किसका है, प्रथम स्थान है चीन का। चीन को सबसे पहले रेशम पालन की विधि पता थी। अब चीन ने क्या किया, इसको गुप्त रखा, कई सालों तक क्या किया, किसी को नहीं बताया। क्यों बताता भाई, इसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतनी ज़्यादा इनकम हो रही थी इसकी वजह से, तो इसलिए इन्होंने किसी को भी, किसी अन्य देश को रेशम पालन की विधि नहीं बताई। लेकिन कहते हैं भाई, जहाँ कोई ना पहुँचे वहाँ भारतीय पहुँच जाते हैं, और ऐसी चीज़ों में तो सबसे आगे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसका प्रॉफिट पूरे वर्ल्ड को हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो भारत की बात करते हैं, 555 ईस्वी की बात करते हैं, कब की बात है, 555 ईस्वी में भारत से दो व्यक्ति, ध्यान रखिए कौन, दो व्यक्ति थे। दो व्यक्ति ऐसे जाते तो उनको पकड़ लिया जाता, इसलिए इन्होंने क्या किया, साधु का वेश धारण किया। किसका वेश धारण किया, साधु का वेश धारण करके कहाँ गए भाई, चीन गए। और चीन में क्या हुआ, इन्होंने क्या की, पूरी रेशम पालन की विधि सीखी, और वहाँ से अंडे चुरा के लाने में क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तब से भारत में नहीं बाकी अन्य देशों में भी क्या हो गया, रेशम पालन शुरू हो गया। तो ये थी रेशम पालन की स्टोरी, क्या थी कि भाई कहाँ से रेशम पालन शुरू हुआ था भारत के अंदर। तो ये था 555 ईस्वी की बात है। दो व्यक्ति गए थे चीन, साधु का वेश धारण किए, वहाँ पूरी रेशम पालन की विधि सीखी, और वहाँ से अंडे चुराने में कामयाब हो गए थे। और तब से क्या हो रहा है, रेशम पालन भारत में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिए बात करते हैं रेशम पालन के कीट की बात करती है। कीट कहाँ रहता है, कैसे इसका पालन किया जाता है, कैसे इसकी फैमिली है, कैसे इसका धागा प्राप्त करते हैं, तो वो सभी की सभी अपन इसकी बातें करते हैं। तो देखिएगा, जो रेशमी कीट है, रेशम का जो कीट है वो कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, रेशम जो पालन किया जाता है वो किया जाता है सहतूत के पेड़ पर। कहाँ किया जाता है, सहतूत के पेड़ पर किया जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक ध्यान रखिएगा सहतूत के पेड़ पर करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी अपन कर सकते हैं, बांस के पेड़ पे कर सकते हैं, जो बेर की होती है वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली सर्वाधिक कहाँ पर किया जाता है, सहतूत के पेड़ पर किया जाता है। अब बात करते हैं रेशम कीट का पालन कहाँ करते हैं, सहतूत के पेड़ पर। अब जो रेशम कीट होता है, कीट का रंग कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये गंदले क्रीम कलर का होता है। किस रंग का होता है, गंदले
क्रीम कलर का होता है। किस कलर का होता है? गंदले क्रीम कलर का ये होता है। अब बात करें इसकी लंबाई कितनी होती है। इस कीट की लंबाई की बात की जाए तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। इसकी बात की जाए इसमें एक नर होता है और एक क्या होती है? मादा होती है। तो चलिए बात करते हैं, ये रेशम का कीट हो गया, रंग हो गया। अब एक और बात याद रखिएगा, रेशम कीट की जो प्रजातियां हैं यानी कि इनकी पीढ़ियां जो है, पीढ़ियों की बात की जाए एक वर्ष में कितनी पीढ़ी आ जाती है। पीढ़ी का मतलब जैसे दादाजी की पीढ़ी कौन है? पापा जी की पीढ़ी अपनी पीढ़ी आगे चली गई, ऐसे पीढ़ियां चलती रहती है। तो देखिए जो गर्म ठंडे प्रदेश है, ठंडे देशों की बात की जाए तो ठंडे देशों में क्या होता है, एक साल की बात कर रही हूँ मैं, एक साल में भाई 2 पीढ़ियाँ आ पाती है ओनली। कितनी पीढ़ियाँ आ पाती है? 2 पीढ़ियाँ। लेकिन जैसे गर्म प्रदेश होते हैं, जैसे भारत है, भारत जैसे गर्म प्रदेशों में एक साल में ध्यान रखिएगा 2 से 7 पीढ़ियाँ भी आ जाती है। कितनी पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं? 2 से 7 पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ठंडे प्रदेशों में एक साल में लगभग केवल 2 पीढ़ियाँ ही प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं रेशम पालन का जो धागा होता है किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, कैसे इसका पालन करते हैं, ये कंप्लीट डिटेल अपन इसकी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, रेशम पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या होती है, एक भाई नर होता है। ये क्या है भाई? एक नर होता है, सहतूत के पेड़ पे रहते हैं। नर के पंख क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी आंखें क्या होती है? नर की मोटी मोटी होती है, बहुत सुंदर होती है आंखें, ध्यान रखिएगा। ये नर है और ये इसकी पंखी हो गई, पंख हो गए, मजबूत है, तो ये कौन है भाई? नर है। ध्यान रखिएगा नर की पहचान आंखें मोटी मोटी होती है। ध्यान रखिए इसकी आंखें कैसी है? मोटी मोटी आंखें है। कैसी आंखें हैं? मोटी मोटी तो इसकी आंखें होती है। उधर क्या होता है इसका, यानी कि इसका जो शरीर है ये क्या है? छोटा है। पंख क्या है? मोटे हैं, सॉरी बड़े हैं पंख, मजबूत है, इसलिए ये उड़ सकता है। तो ये तो हो गया नर। वहीं अपन बात की जाए मादा की, तो ध्यान रखिएगा मादा की अगर बात की जाए तो मादा का उधर तो बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उधर क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन इसकी आंखें क्या होती है? बहुत ही पतली पतली आंखें होती है, एकदम बारीक बारीक, ठीक है। पंख क्या होते हैं? इसके कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा। अब बताओ भाई, पंख कमज़ोर है, शरीर इसका भारी है, तो क्या उड़ पाएगी? क्या? बिल्कुल नहीं उड़ सकती। अब कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं कि उधर पहले मधुमक्खी पालन देखा था तो नर मर गया तो या मादा मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस इतना है, यहाँ पर नर क्या है भाई? अट्रैक्टिव दिखता है, मादा क्या इस तरीके की होती है। तो ये कौन हो गई भाई? मादा हो गई। अब देखिएगा नर और मादा की मैंने इनको क्वालिटी बताई। अब ये जो नर है इसके पंख मजबूत है, उधर छोटा, आंखें मोटी मोटी है, तो ये क्या होगा भाई? उड़ पाएगा, क्योंकि ये वजन में क्या है? हल्का है, इसलिए उड़ सकता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता है आसानी से। लेकिन जो मादा होती है, मादा की बात की जाए तो उधर तो बड़ा है इसका, लेकिन पंख क्या कमज़ोर है, इसलिए ये क्या होगी? उड़ नहीं सकती, इसलिए हमेशा कहाँ रहती है? पेड़ पर ही रहती है। कौन से पेड़ पर? सहतूत के पेड़ पर रहती है। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इन दोनों के अंदर क्या होगा भाई? निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की बात की जाए, क्वेश्चन पूछता है इनमें कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होगा। निषेचन का मतलब होता है अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलना। आंतरिक निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन को क्या कहते हैं अपन? ध्यान रखिएगा, निषेचन को कहा जाता है अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो क्वेश्चन सीधा पूछा गया इनमें कौन सा निषेचन पाया जाता है? आंतरिक की बाह्य, तो ध्यान रखिएगा आंतरिक निषेचन होता है, नर और मादा। अब देखिएगा जैसे ही निषेचन के तुरंत बाद में ध्यान रखिएगा ये अंडे देना शुरू करती है। भी अंडे कहाँ देगी? तो ध्यान रखिएगा रहती कहाँ पर है? सहतूत के पेड़ पर रहती है। तो अंडे भी कहाँ पर देगी? पेड़ के ऊपर देगी, पत्ते पर देगी, अंडे देती है। क्वेश्चन आते कितने अंडे देती है? तो ध्यान रखिएगा ये एक बार में कितने अंडे देती है? 400 से 500 अंडे देती है। ध्यान रखिएगा एक बार में कितने अंडे देती है? ये 400 से 500 अंडे देती है। तो क्वेश्चन आता है अंडों की संख्या कितनी है? 400 से 500। अब देखिएगा पत्ते के ऊपर अंडे देती है तो भाई अंडे नीचे गिर सकते हैं, तो अंडों को चिपकाने के लिए ध्यान रखिएगा जैसे ही मादा अंडे देती है तो उसके साथ में एक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं जिसे बोलते हैं जिलेटिन।
कौन सा पदार्थ? जिलेटिन पदार्थ का उत्सर्जन करती है। और ये पदार्थ किससे चिपक जाता है भाई? इस पदार्थ के कारण चिपचिपा पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अंडे भाई प्रसव के दौरान ही क्या करती है, ये अंडों के साथ में जिलेटिन पदार्थ भी देते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है जो पत्ते के ऊपर चिपका देता है अंडों को। और उसके बाद में चाहे पत्ता उलट भी जाएगा तो क्या होंगे, अंडे नीचे नहीं गिरेगा। कभी आपने देखा होगा सहतूत का जो पत्ता होता है उसके ऊपर बीच बीच में से तो कटे हुए होते हैं, इस तरीके से आपने कभी देखा होगा। पत्ते की बात की जाए, जैसे ये पत्ता है, आपने देखा होगा यहाँ से कटा हुआ होता है, साथ में बहुत चिकना चिकना सा पदार्थ लगा होता है उसके ऊपर, सॉफ्ट है, तो वो एक जिलेटिन पदार्थ, ध्यान रखें, जिससे अंडे क्या होंगे, इससे चिपक जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ से प्रोसेस, अंडे हो गए भाई। अंडों का जो रंग होता है स्टार्टिंग में वाइट कलर का होता है। जैसे अंडे आते हैं भाई, अंडे देती है, ये अंडों का रंग एकदम वाइट कलर का होता है। लेकिन इन अंडों के ऊपर जैसे सूर्य का प्रकाश गिरेंगे तो अंडे कैसे होंगे भाई, काले हो जाएंगे। तो रंग में कैसे हो जाएंगे, ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे। अब देखो ये अंडे क्या करेंगे, 10 दिन की उष्मायन अवधि के बाद में, ध्यान रखिएगा टाइम आपको याद रखना है, एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन था यहाँ से। 10 दिन की उष्मायन अवधि के बाद, उष्मायन अवधि के बाद की बात करते हैं, यानी कि 10 दिन तक उष्मा प्राप्त करते हैं अंडे, जब तक रंग कैसा हो जाता है, काला। और अंडों से क्या निकलता है, एक छोटा सा लार्वा निकलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्या निकलता है, एक लार्वा निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, लार्वा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, एक लार्वा निकलता है। ये जो लार्वा होता है इसकी साइज बहुत छोटी होती है। अब देखो कितने दिन तक रह गए, ये 10 दिन तक कहाँ रह गए, अंडों के अंदर। भूख तो लगेगी भाई, 10 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ये बाहर निकलता वैसे ही अटैक करेगा भोजन के ऊपर। तो भोजन खाने के लिए क्या है भाई, पेड़ के ऊपर तो पत्ती है, तो इतनी स्पीड से खाता है ये पेड़ की पत्तियों को कि 3 दिन तक, कितने दिन तक खाता है ये, 3 दिन तक, 3 दिन तक क्या खाता है, सहतूत के पत्तियों को खाता है, सहतूत के पत्ते को खाता है। इतना ज़्यादा खाता है कि इसकी लंबाई, ध्यान रखिएगा, छोटा सा दिख रहा है ना, 3 दिन तक खाने के कारण इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन आता है इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है भाई। डायग्राम आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा ही बनाए हैं, आप अच्छे से बना लेना, बाकी समझने की बात है। ये कैटरपिलर किसकी लंबाई हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। इतना ज़्यादा खा लिया इसने, कितने दिन के अंदर, 3 दिन, दिन और रात लगातार खाता रहता है, जिसके कारण इसकी लंबाई कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई हो जाती। अब भाई अनशन करेंगे, अनशन तो आप लोग जानते होंगे भाई, अनशन का मतलब कुछ नहीं खाना पीना। भाई इतना खा लिया इसने कि अब अनशन ही करेगा, खा पी के आराम से अब क्या करेगा, अनशन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खाने की तो आवश्यकता नहीं, इतना खा लिया है। तो अब ये 3 दिन तक क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये अनशन स्टार्ट करेगा। अब ये जो अनशन की क्रिया होती है, इसको खाना पीना बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पर प्यूपीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपीकरण कहते हैं, यानी कि भोजन खाना बंद कर देता है। ध्यान रखिएगा 3 दिन तक दिन रात खाता है, जिसके कारण इसकी लंबाई कितनी होगी, 7.5 सेंटीमीटर हो गई। और इसने क्या खाया, सहतूत की पत्तियों को खाया, इसलिए इसके अंदर क्या हो गई भाई, ध्यान रखिएगा, रेशम ग्रंथियों का निर्माण भी हो गया। रेशम ग्रंथि का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ध्यान रखिए इसने क्या खाया, लार्वा ने जैसे अंडे से बाहर निकला उसने 3 दिन तक दिन रात सहतूत की पत्तियों खाया, जिसके कारण इसमें क्या हो गया, रेशम ग्रंथियों का निर्माण हो गया। अब भाई खाना पीना बंद कर दिया और इतना खा लिया कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, 7.5 सेंटीमीटर की हो गई। अब खाना पीना बंद की अवस्था को क्या कहते हैं, प्यूपीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्यूपीकरण कहते हैं। अब देखिएगा ये खाना पीना बंद कर दिया, इसके बाद में ये क्या करेगा भाई, ज्यादा खा लिया, अब निकालना तो पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब ज्यादा खा लिया तो ये क्या करेगा भाई, सर को और पैर को हिलाएगा भाई। ज्यादा खा लिया, हजम नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, सर को और पैर को हिलाता है। सर को और पैर को हिलाने के कारण इसके मुंह से एक तरल धार निकलती है, ध्यान रखिएगा, एक तरल धार निकलती है और ये तार अपने चारों तरफ क्या करता है, लपेटता जाता है इस तरीके से। जैसे इस तरल पदार्थ के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, ये एक धागे में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो इस तरीके से ये क्या करेगा, अपने आप को इसमें कवर करता जाएगा।
इस तरीके से ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ राउंड करता चला जाएगा। अब इस जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। कई डायरेक्ट बुकों में यहाँ पर लार्वे कोई कैटरपिलर दे रखा है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये लपेटना शुरू करता है तो उस अवस्था को कहते हैं कैटरपिलर। ध्यान रखिएगा, खाना पीना बंद करने की अवस्था को प्यूपीकरण कहते हैं। अब इसने लपेट लिया, कितने दिन लगाए खाने में, 3 दिन। तो भाई ये पूरा लपेटने में भी कितने दिन लगाएगा, भाई पूरा कंप्लीट निकालने में जितना भोजन खाया है वो भी 3 दिन ही लगेगा। ध्यान रखिएगा एलडीसी में पूछा गया है, 2018 में लगी थी, अभी जो पिछली एग्जाम लगी थी एलडीसी की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक कोकून को बनने में कितना समय लगता है, तो ध्यान रखिएगा 3 दिन का समय लगता है। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में उतार लीजिएगा। तो देखिएगा इस तरीके की संरचना ये बना लेता है, अपने चारों तरफ लपेट लेता है। इसको बोलते हैं अपन क्या, कोकून बोलते हैं, कोकून या क्या बोल सकते हैं, कोया। तो एग्जाम में एलडीसी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, एक कोकून को बनने में कितना समय लगता है। तो एक कोकून को बनने में कितना दिन लगेगा, 3 दिन का समय लगता है। इसने जितने दिन खाने में लगाए उतने दिन इसको पूरे के पूरे रेशम को निकालने में लगाता। अब ध्यान रखिएगा इसमें रेशम ग्रंथियों का निर्माण हुआ ना, तब ये धार किसकी बनी है, रेशमी धागे की बनी है, और अपने आप को एकदम कवर कर लेता है। अब देखो अंडों से कितने दिन में बाहर आया था, ये 10 दिन में आया था, तो यहाँ से अपने को चारों तरफ जकड़ लेता है। उसके बाद में 10 दिन की उष्मायन अवधि के बाद में, ध्यान रखिए 10 दिन की बाद में बात करते हैं, 10 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में इस कोकून से क्या होगा, एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा क्या निकल के आ जाएगा, वही ये कीट निकल के आ जाता है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कीट। ध्यान रखिएगा इसको चीरता हुआ आएगा। अब एक बात बताइएगा, ये मान लो कोई धागा है, इस धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये पूरा राउंड है, तो इस धागे के क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो टुकड़े टुकड़े काम के रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तब इसकी क्या करनी पड़ेगी, अपने को हत्या करनी पड़ेगी। भाई ध्यान रखिएगा रेशम के कपड़े ऐसे ही बनते हैं। तो देखो 10 दिन बाद में तो खुद निकल रहे हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले इसको मारना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए 8वें दिन ही क्या करते हैं, इस कोकून को पकड़ेंगे। व्हाइट कलर के होते हैं, कभी भी आप देखना, कभी पॉपकॉर्न सीखते हुए आपने देखा होगा। तो देखिए उस तरीके से इनको क्या करते हैं, ये जो कोकून है इसको इकट्ठा किया जाता है और इनको क्या करते हैं, गर्म पानी के अंदर, गर्म उबलते हुए पानी के अंदर इन कोकूनों को डालते हैं। तो क्या लगते हैं, जैसे पॉपकॉर्न उछलते हैं उस तरीके से क्या होते हैं, उछलते हैं। फिर क्या होगा भाई, इनकी डेथ हो जाएगी। ध्यान रखिए जैसे ये कीट मर जाएगा, तो भाई कीट मरने के बाद बाहर तो निकलने से रहा, तो कीट मर गया। अब क्या किया जाएगा, पहिए के ऊपर क्या किया जाएगा, इस धागे को लपेट दिया जाता है और कहाँ भेज देते हैं, उद्योगों में। अब क्वेश्चन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बनता है कि एक कोकून से कितना लंबा धागा प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोकून से 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है। 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा धागा प्राप्त होता है एक कोकून से। एक कीट अपने इतना ज़्यादा लपेट सकता, आप सोचो कितना खाया होगा उसने, ठीक है। तो एक कोकून से अपने को 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, जैसे इसको 8वें दिन ही पकड़ के गर्म उबलते हुए पानी में डालते हैं तो कीट तो मर जाता है और धागा अपन क्या करते हैं, पहिए पे लपेट करके कहाँ भेज देते हैं, उद्योगों में भेज देते हैं। और जो मरा हुआ कीट था, अब मरे हुए कीट को भी इंसान नहीं छोड़ेगा, तो देखते कैसे क्या करते हैं। अब ये जो मरा हुआ कीट है इसके पंखों को अलग किया जाता है, ठीक है, इसके उदर को अलग किया जाता है, और जो रेशमी साड़ियाँ आती है ध्यान रखिएगा उसकी लेस बनाई जाती है। इसके साथ में जो शेरवानियाँ होती है उस पर डिजाइनिंग की जाती है, रेशमी पेन वो इस कीट की ही की जाती है। तो ध्यान रखिएगा ये था अपना रेशम पालन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं जल्दी से इसको फटाफट रिपीट कर देती हूँ आपके सामने। तो देखो ये एक नर है, नर की बात की जाए उधर छोटा है, आंखें मोटी मोटी है, और इसके साथ में अब रंग का पता नहीं, भाई रंग का आपने मैंने पहले ही बताया कैसा था, हल्के गंदले क्रीम कलर का था। उधर छोटा है, पंख मजबूत है तो उड़ सकता है आसानी से, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता है, जबकि जो मादा है उसका शरीर क्या है भाई, भारी है। उधर बड़ा है, पंख क्या है, कमजोर है, इसलिए कहाँ रहेगी, पेड़ पर ही रहेगी। नर और मादा के मध्य निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन कौन सा, आंतरिक निषेचन है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के तुरंत बाद में ही क्या करती है, मादा अंडे देना शुरू करते हैं। कितने अंडे देती है, 400 से 500। अंडों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, किस पर डिपेंड करती है, तो ध्यान रखिएगा अंडों की संख्या डिपेंड करती है तापमान पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ध्यान रखिएगा अंडों की संख्या ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। और इसके साथ में इनमें एक अवस्था पाई जाती है जिसे बोलते हैं इल्ली अवस्था।
तो कीट की इल्ली अवस्था भी इस पर डिपेंड करती है। तो ये जो अंडे हैं, मादा जब अंडे देती है तो साथ में एक पदार्थ का स्रावण भी करते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिलेटिन नामक पदार्थ। तो जिलेटिन नामक पदार्थ के द्वारा ये अंडे क्या होते हैं, पत्ते पर चिपक जाते हैं। अब पत्ते पर क्या होता है, चिपक जाते हैं। पत्तों का रंग स्टार्टिंग में कैसा था, वही व्हाइट कलर का था, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर गिरेगा रंग कैसा हो जाएगा, इनका काला पड़ता जाएगा। 10 दिन की उष्मायन अवधि के बाद में इन अंडों से क्या निकलेगा, एक लार्वा बाहर निकलेगा, छोटा सा नन्हा सा लार्वा निकलेगा। ये क्या करेगा, इसको भूख लगेगी तो ये क्या करेगा, सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, शहतूत की पत्तियों पर करेगा। शहतूत की पत्तियों को दिन रात 3 दिन तक नॉन स्टॉप खाएगा और बहुत ही स्पीड से खाता है, ध्यान रखिएगा। कभी आपने शहतूत के पत्ते पेड़ पे देखा होगा, बहुत ज़्यादा उनकी जो ये पत्तियाँ हैं कटी फटी होती है, वो उसका कारण क्या है, इस लार्वे ने खाया इसको। ठीक है, मैं एक लार्वे की बता रही हूँ, ये सारे के सारे निकलते हैं, कुछ खत्म भी हो जाते हैं, ध्यान रखिए, वो अलग बात है। 3 दिन तक इतने खाने के कारण इसमें क्या हो गया, अभी रेशम ग्रंथियों का निर्माण हो गया। अब रेशम ग्रंथियों का निर्माण हो गया, इसकी लंबाई भी खाने के कारण 3 दिन में कितनी बढ़ गई, 7.5 सेंटीमीटर, मीटर मत कर देना, सेंटीमीटर की बात चल रही है यहाँ पर, 7.5 सेंटीमीटर की हो जाती है। अब ये खाना पीना बंद कर देता है। खाना पीना बंद करने की अवस्था को क्या कहते हैं, भाई पीता तो क्या है, खाने के लिए था, तो ध्यान रखिएगा वो क्या करेगा, इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्यूपीकरण कहता है। अब क्या करेगा, खाना पीना बंद कर दिया, सर को और पैरों को हिलाएगा, जिससे क्या होगा, इसके चारों तरफ एक तरल पदार्थ की धार छूटती है और जैसे इस तरल पदार्थ के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा, ये किसमें, रेशमी धागे में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो ये अंडे से बाहर निकलने में कितना दिन लगे थे उसको, 10 दिन। तो इस कोकून से निकलने में कितने दिन लगेंगे, इसको 10 दिन का समय लगेगा। लेकिन एक ऐसी संरचना कितने दिन में बना देगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसी संरचना 3 दिन में। LDC 2017 में लगी थी कि 18 में, पिछली भर्ती में क्वेश्चन आया था कि एक कोकून को बनने में कितना समय लगता है, तो ध्यान रखिएगा इसको बनने में 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। और एक कोकून की बात की जाए तो उससे कितना लंबा धागा प्राप्त होता है, 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है। 10 दिन के बाद जो कीट बाहर निकल आएगा, छोटा सा, वापस इसकी साइज कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब इसकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो 10 दिन से पहले 8वें दिन ही इसको पकड़ेंगे, गर्म उबलते हुए पानी में डालेंगे, जिससे क्या होगा भाई, कोकून तो कीट तो क्या होगा, मर जाएगा। और धागा जो है वो अपन क्या करेंगे, पहिए पर लपेट करके उद्योगों में भेज दिया जाता है कच्चे माल को। और जो ये कीट बचता है, इस कीट को क्या किया जाता है, इसको डेकोरेशन में काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से रेशमी धागा अपने को प्राप्त होता है। तो आई होप आपको ये रेशम कीट जो पालन था या रेशम पालन था वो समझ में आया होगा। ध्यान रखिए, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और भारत में एक पीढ़ी इसकी, एक कीट की 7 से 1 साल में 7 पीढ़ियां तक आ जाती है। सबसे अग्रणी देश ध्यान रखिएगा कौन है, इसका चीन है और चीन से ही भारतीयों ने ये सीखी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। जितने बच्चे अभी इसको देख रहे हैं फटाफट पहले इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, अभी जो नए बच्चे जुड़े हैं वो ध्यान रखिएगा, वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।